गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विशेषण संबंधी अशुद्धि पर अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को देख चुके थे, यानी सर्वनाम से संबंधित कौन कौन सी अशुद्धियाँ हम कर बैठते हैं, उन अशुद्धियों पर हमने चर्चा की थी। अब जो अपनी जो अगली जो अशुद्धि है वो विशेषण संबंधी अशुद्धि है। यानी विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हम कौन कौन सी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं, उन चीज़ों को हमने जो विशेष है उन चीज़ों को हमने इसमें लिया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम 9 से 12 व्याकरण एवं रचना की जो पाठ्य पुस्तक आती है उसके माध्यम से भी अध्ययन करेंगे, ताकि हमें और कई वाक्यों का प्रयोग पता चल सके कि वो किस तरीके से अशुद्ध हैं, कैसे उनको शुद्ध किया जा सकता है। तो आज हम जो देखेंगे वो विशेषण संबंधी अशुद्धि है, और विशेषण संबंधी अशुद्धि में हम जो विशेष रूप से जो गलतियां करते हैं उन चीज़ों को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी तर तम का प्रयोग नहीं होता है। इष्ट प्रत्यय होता है, जैसे किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ा होता है, वाक्य में जो इष्ट प्रत्यय वाला शब्द होता है वो अशुद्ध होता है। तो इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी तर तम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इनको उदाहरणों से समझते हैं। जैसे श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठतम शब्द अशुद्ध है क्योंकि इसमें इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ, इष्ट के साथ तम जुड़ गया। तो इष्ट का मतलब भी सबसे होता है और तम का मतलब भी सबसे होता है। तो श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ का मतलब हो गया फिर तो सबसे अच्छा, मतलब श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा होता है। फिर तम का प्रयोग हम इस वाक्य में सबसे एक बार और जोड़ने पर वो गलत हो जाएगा, यानी सबसे अच्छा, इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा जो कि अशुद्ध हो जाएगा। तो श्रेष्ठ तम में क्या रहेगा, शुद्ध क्या रहेगा, श्रेष्ठ शुद्ध रहेगा। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कई शब्द होते हैं वरिष्ठ, कई व्यक्ति इनके साथ तम या तर का प्रयोग कर देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। वरिष्ठतम नहीं होता है। ठीक है। वरिष्ठ का मतलब होता है जो सीनियर, जो पुरुष होता है, कोई भी अधिकारी होता है तो वो वरिष्ठ कहलाता है। वर यानी सबसे अच्छा। तो ठीक है। तो इष्ट का मतलब सबसे होता है, तो सभी व्यक्तियों में जो सबसे उच्च हो उसको वरिष्ठ बोलते हैं। तो वरिष्ठतम का प्रयोग गलत हो जाएगा। गरिष्ठ, ठीक है, लघिष्ठ, कनिष्ठ, इन सब में तम या तर का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी वाक्य में ये शब्द अगर पाए जाते हैं और उनके साथ तर या तम जुड़ा हुआ होता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है, इष्ट का मतलब भी सबसे होता है और तम का मतलब भी सबसे होता है। आगे देखते हैं, वाक्यों से समझते हैं इनको। सोहन कक्षा में श्रेष्ठतम है, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि हमने देखा था, हम ऊपर देख चुके हैं कि श्रेष्ठ शब्द अपने आप में ही उसकी श्रेष्ठता बताता है, यानी वह सबसे अच्छा है। तो तम का प्रयोग करना इसमें गलत हो जाएगा, तो ये वाक्य में अशुद्ध हो जाएगा। तो सोहन कक्षा में श्रेष्ठ है, ये इस तरीके से ये वाक्य शुद्ध होगा। श्रेष्ठतम का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला जो वाक्य है जिसमें हमने अशुद्धि को लिया है। दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए। हम कई बार इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे सबसे भी लगा दिया और अधिकतम भी लगा दिया, अधिक में भी तम लगा दिया, तो तम का मतलब भी सबसे हो गया। तो दिनेश ने कक्षा में सबसे अंक प्राप्त किए, तो ये वाक्य इस तरीके से अशुद्ध हो जाएगा। इस वाक्य को हम 2 तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, या तो सबसे का प्रयोग करेंगे तो तम हट जाएगा, और या तम का प्रयोग करेंगे तो सबसे हट जाएगा। देखो, दोनों वाक्यों को मैंने उदाहरण के माध्यम से समझा रखा है। ठीक है। देखो, दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, यहाँ पर हमने तम हटा दिया। ठीक है। तो तम का प्रयोग हमने नहीं किया है। और दूसरा वाक्य है, दिनेश ने कक्षा में यहाँ पर हमने सबसे हटा दिया है। दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो ये इस तरीके से दोनों वाक्य शुद्ध है, लेकिन वाक्य में तम का प्रयोग कब होगा, जब वहाँ पर सबसे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तम का अर्थ क्या होता है, सबसे होता है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो शायद किसी के गले नहीं उतरेगी। क्यों नहीं उतरेगी? क्योंकि उन शब्दों का हमने शुद्ध रूप कभी जाना ही नहीं है। क्योंकि हम ताज़ा का तो जानते हैं, भाई ताज़ा शब्द शुद्ध होता है, लेकिन
हम इस शब्द को कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम इस शब्द को हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, या तो सुनहरा या सुनहरे। तो ये दोनों शब्द अशुद्ध होते हैं, यानी किसी भी वाक्य में सुनहरा और सुनहरे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अशुद्ध होता है। कोई भी वाक्य हो तो उसमें, क्योंकि शब्द शुद्ध शब्द ही क्या है, सुनहरी है। और ये जो अध्ययन करते हैं, जो डीप हिंदी का गहन अध्ययन करते हैं, उन्हीं को ये बात पता होती है। जैसे कोई RS की तैयारी करता है, IAS की तैयारी करता है, उनको ये पता होती है। फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करता है हिंदी से, उनको ये बात पता होती है कि सुनहरा और सुनहरे शब्द हिंदी में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अब ये शुद्ध क्या है, तो ये शुद्ध क्या है, सुनहरी है। अब इनको वाक्य से देखते हैं। हालांकि ये सुनहरी शब्द किसी के गले नहीं उतरेगा, लेकिन आज के बाद में इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। सोहन बाजार से ताज़ी सब्जियां लाया, ये वाक्य अशुद्ध। हम बोल देते हैं कि ताज़ी सब्जियां लेकर आया या लाया, तो ये ताज़ी जो होता है वो अशुद्ध होता है। ताज़ी कभी भी शुद्ध शब्द नहीं होता है। शुद्ध शब्द होता है जो वो होता है ताज़ा। तो यहाँ पर कोई भी लिंग हो, वहाँ पर उनके साथ ताज़ी का प्रयोग नहीं होकर ताज़ा का ही प्रयोग होगा। जैसे अब देखो शुद्ध क्या होगा, सोहन बाजार से ताज़ा सब्जियां लाया, सोहन बाजार से ताज़ा सब्जियां लाया। इस तरीके से वाक्य शुद्ध हुआ। अब एक वाक्य देखते हैं, मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। इस वाक्य को हम आज तक देखते आए हैं और हमेशा इस वाक्य को हमने शुद्ध ही माना है। हमेशा इस वाक्य को हमने शुद्ध ही माना है, लेकिन ये वाक्य क्या है, ये वाक्य अशुद्ध है। किस कारण से अशुद्ध है, हम जान चुके हैं कि सुनहरे शब्द या सुनहरा शब्द हमेशा अशुद्ध होता है, यानी इनका प्रयोग हमेशा वाक्य में गलत होता है या अशुद्ध होता है। मैं आपके, इसका जो शुद्ध होगा, मैं आपके सुनहरी भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि ये वाक्य, ये चीज़ें ही हम पढ़ते आ रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें पता नहीं है, तो ये एक बार तो गले से नहीं उतरेगा। ठीक है, हम भी फिर भी कभी कभी जब वाक्य बनाते हैं तब भी वापस सुनहरा या सुनहरे का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अब से ध्यान रखिएगा, सुनहरी शब्द ही शुद्ध होता है। मैं आपके सुनहरी भविष्य की कामना करता हूँ। अब विशेषण संबंधी जो और दूसरी अशुद्धि है वो देखते हैं। कई बार हम एक ही शब्द के मतलब जो दो अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। जो विशेषण होते हैं, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दर्शनीय का मतलब भी देखने योग्य है और फिर यहाँ भी हमने इसका प्रयोग दोबारा किया है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो जो वाक्य शुद्ध होगा वो कौन सा होगा, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय का प्रयोग किया जाएगा, देखने योग्य का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम वाक्य में सबसे पहले जो होता है शब्द, उसी का प्रयोग हम विशेष रूप से करते हैं। अब है जो नेक्स्ट वाक्य है, भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वाक्य हम देखते हैं और इसको कई पुस्तकों में भी इस तरीके से लिखा हुआ होता है, जबकि काल और युग में अंतर होता है। युग अपने आप में ही जो पूरा हो देता है, पूरे का बोध कराता है, यानी युग के अंदर किसी काल को समाविष्ट किया जा सकता है। युग बहुत बड़ा समय अवधि होती है, यानी जैसे द्वापर युग है। अब द्वापर युग में भी श्री कृष्ण का जो काल रहा है या राम जी का काल जो रहा है, उस काल को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो काल तो निश्चित समय अवधि होती है, छोटी समय अवधि होती है, लेकिन युग पूरी एक बड़ी समय अवधि होती है। द्वापर युग, जैसे त्रेता युग, सतयुग। ठीक है, तो ये बहुत लंबे लंबे जो काल चले हैं वो युग के नाम से जाने जाते हैं, और छोटी जो अवधि होती है कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो काल कहलाती है। तो इनका प्रयोग जैसे भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण काल यानी जो भक्ति काल है एक छोटा सा काल नहीं है। भक्ति काल एक छोटा सा काल है, लेकिन ये युग
अपने आप में बहुत लंबा चला था, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहेंगे, स्वर्ण काल नहीं कहेंगे। यानी भक्ति काल पूरे में इस युग का यानी स्वर्णिम युग का आविर्भाव रहा या ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, स्वर्ण युग उसे बोलते हैं जहाँ भक्ति अपने चरम सीमा पर थी, यानी इसमें कई उपदेश वगैरह ये सब अपने चरम पर थे। तो इसमें ये वाक्य शुद्ध होगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल नहीं होगा, स्वर्ण युग शब्द शुद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भक्ति युग नहीं कह सकते क्योंकि युग बड़ा नहीं होता है। तो स्वर्ण युग यानी जो वो काल चल रहा था उस समय, जो स्वर्णिम काल चल रहा था उसमें भी भक्ति काल को ले सकते हैं। तो उस काल में भी भक्ति काल को लेने की वजह से भक्ति काल को भी स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विशेषण संबंधी अशुद्धियों को देखा है। आगे जो अशुद्धियाँ होगी उनको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।